नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमारा मायका अभी जिंदा है। मम्मी जी, मैंने कमला से बात कर ली है, 3 दिन में खाना भी बना देगी। सुबह तो वह इनका टिफिन पैक करके चली जाएगी। बस आपको अपना और पापा जी का लंच खुद ही परोसना होगा। आप कहोगे तो आटा गूंद कर फ्रिज में रख जाएगी और आप चाहोगे तो आपकी और पापा जी की रोटियां सेक जाएगी। रायते की भी पूरी तैयारी कर जाएगी। बस फ्रीज से रायता निकालकर नमक आपको डालना होगा। बस 3 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी। गौरी अपनी सासू माँ से कह रही थी, अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका? अब वहां है ही कौन? खाली दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे। वैसे तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। गौरी की सासू माँ ने कहा, जब माँ थी तब भी तो आप जाने नहीं देती थी। माँ के पास कभी 4 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का यही तो नुकसान है। मैं कुछ नहीं करती ये कहते रहते हो, लेकिन कहीं भी जाने की बात हो तो आपका मुंह फूलना चाहता है। गौरी ने मन ही मन सोचा, लेकिन अपनी सासू माँ से कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम 5 बहनों के साथ है। माँ दिल में तो हमेशा ही रहेंगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं है, माँ की यादें हैं। केवल खिड़कियां और दरवाजे ही नहीं है, माँ की खुशबू है। हम 5 बहनों ने तय किया है कि हर साल 2 बार अपने मायके में इकट्ठे होंगे और माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। बच्चों को भी ले जा रही हूँ, आज शाम को जा रहे हैं। गौरी ने सासू माँ से कहा, जैसी तेरी मर्जी, वैसी भी हमारे इस घर में सुनता कौन है? गौरी की सासू माँ ने कहा। गौरी की सासू माँ भी और सासू से कुछ अलग नहीं थी। जब भी वह गौरी से कोई भी बात करती तो उसमें एक बात, कोई ना कोई ताना जरूर होती थी। लेकिन शादी के 15 साल बाद गौरी को इन सब की आदत सी हो गई थी। उसे अब उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था। उसकी सासू माँ बस जुबान की ही तेज थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। मैं जानती है कि उसके जाते ही मम्मी जी से बार बार फोन करेंगी और कहेंगी कि तू संभाल आकर तेरी गृहस्थी, तूने हम सबकी आदतें खराब कर दी हैं। 5 बहनों की सबसे बड़ी बहन गौरी ससुराल की इकलौती बहू है। गौरी 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 5 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में उसकी माँ 5 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वो तो गौरी के बाबूजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो 5 बेटियों के साथ माँ या तो भीख मांगकर गुजारा करती या दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती। माँ ने अपने दम पर अपनी 5 बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि गौरी का कोई भाई नहीं था। लेकिन माँ कहती थी कि मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपने माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ से जन्मे बच्चे हों वही मायका है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया। माँ ने मरने से पहले 5 बहनों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तभी घर ही तुम्हारा माँ होगा। तभी मायके की याद आए यहाँ चली आना। 5 बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। गौरी के पति अर्जुन, एक भाई और 2 बहनें हैं। अर्जुन की शादी से पहले ही उसकी दोनों बहनों की शादी हो गई थी। गौरी 3 दिन के लिए इसी जा रही है क्योंकि बाद में उसकी बड़ी ननद आ जाएगी। गौरी ने घर का काम खत्म किया।
उसने सारा ग्रोसरी का सामान चेक किया और जो भी सामान कम था उसकी लिस्ट बना दी थी। उसने फोन पर सारा सामान स्टोर पर लिखवा दिया था। शाम को उसके जाने से पहले ही सारा सामान आ जाएगा और वह सारा सामान रसोई में व्यवस्थित करके जा सकेगी। उसके पीछे से घर के लोगों को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गौरी ने बच्चों को भी पहले से ही बोल रखा था कि अपना छुट्टियों का होमवर्क खत्म कर ले ताकि नानी के घर पूरी तरीके से मस्ती कर सके। फिर बुआ अपने बच्चों के साथ आ जाएगी। होमवर्क फिनिश कर दिया है ना? गौरी ने पूछा। मम्मा मेरा तो फिनिश हो गया, लेकिन अक्षत का होमवर्क अभी तक फिनिश नहीं हुआ, गौरी की बड़ी बेटी दिया ने कहा। अक्षत बेटा तुम भी अपना होमवर्क फिनिश कर लो, कपड़े समेटती हुई गौरी ने कहा। गौरी अपने पति अर्जुन की 3 दिनों की ड्रेस अलमारी से बाहर निकाल कर रखकर जाने वाली थी, नहीं तो अपने कपड़े ढूंढते हुए अर्जुन बहुत खींचेंगे और पूरा कमरा फैलाकर रख देंगे। गौरी को तभी सब्जी वाले की आवाज सुनाई थी। वह सब्जी खरीदने दौड़ पड़ी। माँ के बाद वह पहली बार पूरी तरीके से चिंता मुक्त होकर अपने मायके जाना चाहती थी। वह वहां अपनी यादों में कोई व्यवधान नहीं चाहती थी। सब्जियां साफ करके उसने करीने से फ्रिज में रख दी थी। आज गौरी एकदम फुर्ती से सारे काम निपटाती जा रही थी। शाम को अर्जुन जब ऑफिस से आ गए तो उन्हें चाय नाश्ता कराकर गौरी अपने सास ससुर के पैर छूकर दोनों बच्चों को लेकर मायके लिए रवाना हो गई। अर्जुन उसे और बच्चों को छोड़कर आ गया था। गौरी ने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीजें करीने से रखी हुई थी, बस थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। गौरी ने सारे घर की साफ सफाई की और अपनी बहनों का इंतजार करने लगी। एक एक करके 5 बहनें आ गई और माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर 5 ने एक साथ कहा, माँ हमारा मायका आज भी जिंदा है। 5 बहनें माँ की तस्वीर के आगे खड़ी थी। देखो दीदी, माँ के चेहरे पर कितना तेज है। दूसरे नंबर की बहन ने कहा। हाँ दिशा, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने आज तक भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। ये उनके आत्मविश्वास, सच्चाई और ईमानदारी की चमक है, गौरी ने कहा। हाँ दीदी, मैंने एक बार नाना जी को कहते सुना था कि बेटा तू जब विधवा हुई थी तब भी तूने मुझसे एक भी पैसे की मदद नहीं ली। जो भी खर्चा हुआ था सब वापस लौटा दिया। मुझे अपनी खुदगर बेटी पर गर्व है। तीसरी बहन नेहा ने कहा। माँ कितने बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। माँ के हाथों में तो जादू था। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन माँ जैसे पराठे नहीं बना पाती। जब माँ थी तो मेरे आने से पहले ही माँ पराठों की सारी तैयारी कर लेती थी। फिर क्या गरम गरम मुलायम पराठे बनाती थी। मैं तो वहीं किचन में स्लिप पर बैठकर पराठे खाती जाती थी। माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, बाहर कमरे में आराम से बैठकर खा। सबसे छोटी बहन पूर्वी ने आंखों में भर आए आंसू पोंछते हुए कहा। पूर्वी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। पूर्वी शायद 6 महीने की भी नहीं थी जब पापा हम सबको छोड़कर चले गए थे। हम चारों बहनों के एक एक करके ससुराल चली जाने के बाद केवल पूर्वी थी जो माँ के साथ रह गई थी। पूर्वी और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस जमीन को ढूंढा था और फाइनल किया था, जिस पर माँ ने पूर्वी की शादी और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ये छोटा सा घर बनवाया था। पूर्वी, आज तेरी गौरी दीदी तुझे माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। गौरी ने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर ले, फिर पराठे बनाते हैं, नेहा ने कहा। चाय की शौकीन चौथी बहन रिया ने कहा। हाँ दीदी, चाय नाश्ते के बाद बनाते हैं। गौरी ने आलू उबालने चढ़ा दिए थे। तभी रिया ने रसोई में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं गूंद देती हूँ। रिया पराठे के लिए नरम आटा गूंथना। गौरी ने कहा,
तभी बाकी की तीनों बहनें भी रसोई के गेट पर आकर खड़ी हो गई। दीदी, हम कुछ मदद करें? तीनों ने पूछा। नहीं, एक तो रसोई में 2 ही लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। तुम भी आ गई तो रसोई भरी भरी लगेगी, और दूसरा तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगे, गौरी ने कहा। गौरी पराठे के लिए लहसुन छीलने लगी। रिया आटा गूंद रही थी। लहसुन का एक एक छिलका उतरता जा रहा था और गौरी के मन में माँ और उनके आलू के पराठे की याद फिर से ताज़ा हो गई थी। गौरी तब स्कूल जाती थी और पापा भी उनके साथ थे। जिस दिन माँ टिफिन में आलू पराठा देती थी, उस दिन गौरी को स्कूल में भूखा ही रहना पड़ता था। माँ के हाथ में कुछ जादू था, उनका प्यार था, पता नहीं कुछ तो था। गौरी का टिफिन जैसे ही खुलता था, सारे फ्रेंड उस पर टूट पड़ते थे। जब माँ को घर पर आकर बताती तो वह पहले तो खूब हंसती, उसके बाद गंभीर होकर कहती थी, अब से रोटी बनाकर ही रखूंगी। तब गौरी कहती, नहीं माँ, मुझे तो आपके हाथ के पराठे ही चाहिए। माँ के आलू के पराठों ने भी गौरी के साथ साथ स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर तय किया। बाद में गौरी भी माँ के घर में कामों में मदद करने लगी थी, क्योंकि माँ को भी ऑफिस जाना होता था। लेकिन ले जाने के लिए आलू के पराठे माँ से ही बनवाती थी। पूर्वी को ही नहीं, उन 5 बहनों को माँ के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद थे। अरे दीदी, कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी है, मेरे हाथ आटे में सने हैं, रिया ने कहा। चल दिखा तो सही, आटा नरम तो गूंदा है, गौरी ने गैस बंद करते हुए कहा। थोड़ा पानी डालकर नरम करना पड़ेगा, गौरी ने कहा। जितने मैं प्याज छील देती हूँ, रिया ने कहा। कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू छीले। गौरी ने माँ के जैसे ही आलू फोड़े और उसमें कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, सौंफ, अनार दाना, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया। गौरी ने खुद मसाला चखा और रिया को भी चखाया। वाह दीदी, मसाला तो बहुत हद तक माँ जैसा बनाती थी वैसा ही है, रिया ने अपनी उंगली चाटते हुए कहा। बिल्कुल माँ जैसा तो बना भी नहीं सकता, पराठा बेलती हुई गौरी ने कहा। जा रिया, चटोरी पूर्वी को बुला ला, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाती हूँ, बच्चों को भी बाद में दे दूंगी। तभी वो पराठा डालती हुई गौरी ने कहा। पूर्वी जब तक आई तब तक एक पराठा सिक गया था। गौरी ने पराठे पर अमूल बटर लगाया, माँ के हाथ से बना हुआ नींबू का अचार निकाला, पूर्वी को अचार के साथ पराठा दिया और पूर्वी वहीं सैल पर प्लेट रखकर खाने लगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी नेहा, दिशा और दिया बड़ी प्यार से पूर्वी को पराठा खाते हुए देख रही थी। गौरी ने आंखों की कोरों तक आगे अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रिया अंदर आकर जरा सारी प्लेट्स तो लगा दे, 2 तवे चढ़ा लेती हूँ, मैं बेलती जाऊंगी, तू फटाफट सेक लेना। बिल्कुल दीदी, चल पूर्वी, अब तू बाहर जाकर पराठा खा, रिया ने कहा। कुछ देर में नेहा आ गई और कहने लगी कि दीदी अब आप दोनों भी गरम गरम पराठे खा लो, हम सब ने तो खा लिया, आपके लिए मैं बना देती हूँ। दीदी, नेहा माँ को भी तो ऐसी जबरदस्ती रसोई से बाहर भेज देती थी, रिया ने कहा। दीदी, ये हर बात पर माँ क्यों इतनी याद आ रही है? बर्तन समेट कर आ गई पूर्वी और दिशा ने कहा। पगली, माँ कभी भूलती हैं क्या? जो याद आएंगी, जब तक सांसें हैं तब तक माँ और माँ की बातें हैं। मायके में आई 5 बहनों का खाना पीना हो गया था। 5 बहनों ने हॉल में स्थित फर्नीचर को एक तरफ किया और हॉल में 5 के लिए बिस्तर बिछा दिया। बच्चों को पहले कमरे में सुला दिया था। सबसे छोटी बहन पूर्वी की तो शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। बाकी 4 बहनों के बच्चे इतने बड़े तो हो गए थे कि माँ के बिना अकेले सो सकते थे। वैसे भी उनके मायके हॉल में ही तो सो रही थी। जब माँ थी तब भी अगर 5 बहनें एक साथ इकट्ठी होती थी तो इसी तरह बिस्तर बिछाकर सब एक साथ ही सोते थे। इतनी बड़ी होने के बाद भी 5 बहनें इस बात को लेकर झगड़ती थी कि माँ के पास कौन सोएगा।
बाजी हमेशा पूर्वी और रिया ही जीतती थी, दोनों सबसे छोटी जो थी। कभी कभी जब पहले नंबर की गौरी और दूसरे नंबर की दिशा झूठ मूठ नाराजगी दिखाकर कहती कि माँ, आपने तुम्हें पहले ही अपने से दूर करके ससुराल भेज दिया है, और जब 2 दिन के लिए आते हैं तब भी आपकी ये दोनों लाडलियां आपको पकड़कर बैठ जाती हैं। तब आप विवाहित पूर्वी और रिया दोनों ही कहती कि अरे दीदी, नाराज क्यों होती हो, आप सो जाओ माँ के पास। तब उनकी माँ वृंदा कहती कि मेरे बाद भी 5 बहनें ऐसे ही हिल मिलकर रहना, तभी किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेन देन में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले ही मुझसे 19-20 का अंतर हो गया, लेकिन प्यार में तुम 5 को करती हूँ। माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। माँ, हम 5 हमेशा ऐसे ही रहेंगी, तुम्हें तो हम कहीं जाने नहीं देंगी, तुम तो फुल सेंचुरी बनाकर ही आउट होगी। सबसे बड़ी बेटी गौरी कहती, लेकिन माँ कहाँ सेंचुरी बना पाई थी, माँ को हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। गौरी ने फोन पर हालचाल पूछे थे। माँ की आवाज से उसे माँ की तबीयत कुछ खराब लगी थी। गौरी माँ से मिलने आ गई थी। गौरी माँ को हॉस्पिटल लेकर गई थी। डॉक्टर को भी कोई चिंता वाली बात नहीं लगी थी, लेकिन माँ का बुखार उतर ही नहीं रहा था। गौरी और दिशा दोनों ने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। कई टेस्ट होने के बाद पता चला था कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया था। तीसरी बहन नेहा और सबसे छोटी बहन पूर्वी भी माँ से मिलने आ गए थे। रिया दूसरे शहर में रहने के कारण नहीं आई थी। डॉक्टर माँ का ट्रीटमेंट शुरू करते उससे पहले ही माँ दूसरी दुनिया के सफर पर निकल गई थी। अगले दिन रिया ने माँ को गहरी नींद में सोए हुए पाया। रिया को आज भी इस बात का मलाल है कि वह अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी, नींद आ रही है, पूर्वी ने कहा। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है। ऐसा कहकर 5 बहनें एक के बाद एक उठकर बैठ गई। दीदी, मैंने तो पापा को कभी नहीं देखा। जब पापा चले गए थे तो माँ ने कैसे हम सबको संभाला, पूर्वी ने पूछा। मैं भी छोटी थी, लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोदी में उठाए, मेरी उंगली पकड़े रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी। माँ ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। मैंने और दिशा ने रिया और नेहा का हाथ पकड़ रखा था। बस में बैठकर हम सब वापस शहर आ गए थे। गौरी ने कहा। दीदी, माँ रात रात भर जाकर कुछ पढ़ती रहती थी। दिशा ने कहा। हाँ, माँ को पापा की जगह नौकरी तो चाहिए थी। माँ की शादी जल्दी हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। जिस साल पापा की मृत्यु हुई थी उसी साल माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते रिया रोने लगी थी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमजोर क्यों पड़ रही है, गौरी ने रिया को गले लगाते हुए कहा। रिया दीदी, आपको इतनी पुरानी बात याद कैसे है, पूर्वी ने पूछा। माँ से कभी सुना था, रिया ने कहा। मुझे तो अब नींद आने लगी है, मैं तो बतानी भूल गई। कल चाची आने वाली है, बेचारी बड़ी परेशान है, नेहा ने कहा। 5 बहनें निद्रा रानी की गोद में समा गई। माँ की गोद तो अब उनके नसीब में रही नहीं थी। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो, पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या जरूरत है, नेहा ने सुबह तकी में अपना सिर घुसाते हुए कहा। फिर नेहा एकदम से जाग गई। माँ तो है नहीं। अभी नेहा सोच ही रही थी कि पूजा वाले कमरे से गौरी बाहर आई। गौरी ने माँ के जैसे ही नेहा से कहा कि कब तक सोती रहेगी, उठकर फ्रेश हो जा, दूसरा चाय बना रही है, जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो 1 कप चाय पी भी चुके हैं, चाची आने ही वाली होंगी। नेहा दीदी, आपके ससुराल में काम कैसे चलता होगा, आपकी सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं है अभी। बाथरूम से अभी अभी निकलकर बाहर आई, अपने बाल सुखाती हुई पूर्वी ने कहा। पूर्वी, ससुराल अच्छों को सुधार देता है, नेहा दीदी की क्या बिसात। रिया ने हंसते हुए क्या सोचने लगी, जल्दी कर,
चुपचाप सबकी बातें सुन रही नेहा से गौरी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, नेहा ने अपने बिस्तर समेटते हुए कहा। जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई, गौरी मन ही मन सोचते हुए पूर्वी और रिया को प्रसाद देने लगी। पांचों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए। पांचों ने नाश्ता किया और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर ली थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। गौरी ने अपनी चारों बहन की पसंद को ध्यान में रखकर बेसन गट्ठे और भरवा मिर्च बनाई थी। गौरी को कुकिंग का शुरू से ही शौक था, तो उसने अपनी माँ से काफी कुछ सीखने की कोशिश की थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को माँ की कमी महसूस ना हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए माँ को बनाया, और जब माँ को अपने पास बुलाने की सोचने लगे तब बड़ी बहन को बनाया। पूर्वी को तो गौरी ने अपनी गोद में खिलाया था। बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्ष समय जीवन ने गौरी को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज्यादातर परेशानियां उसी से शेयर करती थी। वह माँ की सहेली भी बन गई थी। माँ ने मरने से पहले उसे कहा भी था कि गौरी, तू ही वह डोर है जो मेरी माला के पांचों मोतियों को पिरोकर रखेगी। तुम पांचों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। गौरी ने माँ से कहा था। बेटा, तेरे ताऊजी हमेशा मुझे सुनाते रहे हैं कि देखना, बहन भाई की तेरी बेटियां तेरे बाद पीहर की दहलीज को तरसेंगी। उनको चिढ़ होती है कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। माँ ने कहा, ये सब बातें बाद में माँ, मुझे सब पता है, हमें तो उससे कोई शिकायत नहीं है। मायका क्या केवल भाई से ही होता है? मायका तो माँ के जने बच्चों से भी हो सकता है, वह चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। गौरी ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू ना जाने कब इतनी समझदार होगी मेरी बच्ची, माँ ने गौरी के गाल सहलाते हुए कहा। गौरी ने अपने गालों पर हाथ लगाया, मानो वहां अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। दीदी, सब हो गया है, आटा गूंद गया है, रायता बनकर फ्रिज में रख दिया है, सलाद भी कट कर रख दिया है। जब खाना होगा रोटियां सेक लेंगे। नेहा ने कहा। हाँ हाँ, चल बाहर चलकर बैठते हैं, अतीत से वर्तमान में लौटती हुई गौरी ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी भी बज गई। शायद चाची आ गई थी। नेहा और गौरी जब तक रसोई से बाहर आए तब तक रिया ने चाची के लिए गेट खोल दिया था। पांचों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गई। गौरी के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। गौरी के ताऊ जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। गौरी की चाची के सिर्फ 2 ही बेटियां थी। एक बेटे के लिए चाचा चाची दोनों ने खूब प्रयास किए, पूजा पाठ करवाए, मंदिरों के खूब चक्कर काटे, लेकिन चाचा चाची को पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो सका। गौरी के चाचा चाची ने ताऊ जी के एक बेटे मोहित को गोद ले लिया था। मोहित को खुद को भी तब समझी थी कि उसे असली माता पिता कौन है, इसलिए मोहित का इसने अपने सगे माता पिता के प्रति हमेशा ही बना रहा। वाकई में वे अपने दग्ध माता पिता यानी चाचा चाची से अपने सगे माता पिता को ज्यादा मानता था। मोहित की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी। गौरी को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। पांचों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाई ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे रोहित को गोद ना लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप पांचों बहनों को अभी के संजोए ख्वाबों जैसे आशियाने में खुश और संतुष्ट देखकर मन खुश हो गया है। काश मैंने भी भाभी की बातों को सुना होता। चाची, आपकी बेटियां को तो भाई मिल गया, हम बेचारे जैसी बिन भाई की तो नहीं है, रिया ने कहा। रिया का स्वभाव था कि खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना ना रहे।
गौरी ने रिया को चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए चाची से कहा, चाची आपको इसकी बात को बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही कहती रहती है। गौरी, रिया सही कह रही है। भाभी ने जब मुझे समझाया था तब मैंने यही कहा था। भाभी जितनी बहादुरी और हिम्मत मुझ में तो कभी थी ही नहीं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब भाभी ने रोहित को गोद लेने से इनकार कर दिया था। चाची ने कहा, चाची आप सुनाओ ना, उस दिन क्या हुआ था? गौरी ने बात पलटने के लिए कहा। भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने पैतृक गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक शपथ पत्र बनवा लाए और भाभी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। इस पर क्या लिखा है? भाभी जी ने कागज हाथ में लेते ही पूछा। कुछ नहीं, तुम रोहित को गोद दे रही हो, यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें तो संभालना है, बड़े भाई साहब ने कहा। उन 11 दिन में घर में खर्चा हुआ, एक एक पैसा आपने मां ने ही दिया था। भाई साहब किसी न किसी बहाने से पैसे मांग लेते थे। जिस भाई ने अपने भाई की अंत्येष्टि में एक ढिला तक खर्च नहीं किया, वो उसकी बेवा और बच्चों की भला क्या देखभाल करता, ये शायद भाभी अच्छे से समझ गई थी। मेरी तो खुद की तब नई नई शादी हुई थी, तो मैं तो केवल मूक दर्शक थी। नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चों की किस्मत में भाई, तो भगवान मेरी गोद में 5 छोरियां डालती ही क्यों? तुम्हारी माँ ने विनम्रता से कहा। चाची, मैं ताऊजी से बात करती थी, गौरी ने पूछा। गौरी, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी। नहीं तो पहले के जमाने में जेठ और ससुर से कहाँ बात करते थे। उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। फिर क्या हुआ? पूर्वी ने पूछा। अरे पहले कुछ चाय नाश्ता तो दो, फिर सुनाते हैं, दिशा ने उठते हुए कहा। दिशा, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, चाची ने कहा। दिशा चाय बनाकर ले आई और साथ में पार्ले जी बिस्किट भी। कितने की तरह मार्केट में बिस्किट आ जाए, लेकिन जो मजा चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट खाने में है, वह और कहा। चाय में बिस्किट डुबोते हुए पूर्वी ने कहा, रोहित को गोद नहीं लेगी तो अनुगप्पा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे? मंजले के जाने के बाद उसकी जगह नौकरी तेरा भतीजा रोहित ही तो करेगा। कल पगड़ी की रस्म भी होनी है, तो रोहित को ही तो पगड़ी बांधेंगे। भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी। भाभी समझ गई थी कि अगर नौकरी रोहित को मिल गई तो भाभी तुम 5 बहनें दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। नहीं, रोहित को गोद नहीं लूंगी मैं। वही अनुकंपा नियुक्ति की बात तो उसके लिए मैं आवेदन करूंगी, भाभी जी ने गुस्से से कहा था। चाची, मैं उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत बनी रही, नेहा ने कहा। तेरी जैसी कमजोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्य को निभाना जानती थी तो अधिकारों के लिए लड़ना भी, दिशा ने कहा। देखो ना गौरी दीदी, नेहा ने कहा। अरे मेरी रुदलाली, मैं तो मजाक कर रही थी, दिशा ने कहा। दिशा की बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। और पगड़ी की रस्म का क्या, वह भी तो तू ही पहन लेगी, भाई साहब ने व्यंग्य से कहा। हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी है, भाभी ने बिना डरे कड़े शब्दों में कहा। गौरी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई आदमी भी डर जाए। पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं, लेकिन भाभी तो किसी और मिट्टी की ही बनी हुई थी, चाची ने कहा। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम 5 बहनों को ही दे दिया था, गौरी ने कहा। इसका दिमाग खराब हो गया है। आज तक अभी औरतों की पगड़ी बंधी है, जिसकी बंधेगी, भाई साहब ने गुस्से से कहा। भाई साहब, मैं रोहित को गोद नहीं लूंगी, आपकी माँ ने भी कह दिया था। तो तू तो 10वीं भी पास नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती, भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा।
10वीं पास कर लूंगी, भाभी ने कहा था। सरकार तेरे लिए इंतजार नहीं करेगी, कब महाराज जी 10वीं पास करें और कब उन्हें नौकरी दे। भाई साहब ने कहा। भाई साहब इसी साल 10वीं पास कर लूंगी, भाभी ने कहा था। आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी, बड़ी भाभी ने कहा। माफ करना भाभी, आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है, आपकी माँ ने कह दिया था। आपकी माँ के सख्त लहजे और आत्मविश्वास ने बड़े भाई साहब और भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। चाची ने कहा। और चाची पगड़ी रस्म का क्या हुआ, रिया ने पूछा। रिया पगड़ी रस्म नहीं हुई, बड़े बुजुर्गों और पंचों ने पूछा तो भाई साहब ने सारा ठेकरा तुम्हारी माँ के सिर पर फोड़ दिया था। चाची ने कहा। तुम्हारी माँ भी घूंघट डालकर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई थी, चाची ने कहा। फिर पूर्वी ने पूछा। रोल की पगड़ी रस्म हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं उन्हें गोद लेकर अपने बच्चों का गला नहीं घोट सकती। अगर सभी पंच ये लिख कर दे कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद देने का विचार कर सकती हूँ, भाभी ने हाथ जोड़कर कहा। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत कि 5-5 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब भाभी जी को कोसते हुए एक एक करके निकल लिए। चाची ने कहा। चाची माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं, रिया ने पूछा। पगड़ी माँ पहले इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पगड़ी ना बांधने का निश्चय किया, गौरी ने कहा। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहता था कि भाभी को कह दूं कि मेरी झांसी की रानी तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नजाकत देखकर चुप रह गई थी। चाची ने कहा। नेहा तुम्हारी माँ जैसी हिम्मत विरले ही लोगों में मिलती है, चाची ने कहा। बिल्कुल सही कह रही हो आप चाची, हम 5 बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं है, दिशा ने कहा। आज भी जो कभी सोचती हूँ तो माँ पर गर्व होता है कि हम उनकी बेटियां हैं, गौरी ने कहा। अरे गौरी तुम बहनें भी अपनी माँ की जैसी हिम्मत हो, तुम्हारी माँ की हिम्मत आप लोग ही थे। भाभी आप 5 को अकेले घर पर छोड़कर नौकरी पर जा पाई थी, ये तो बेटियों की माँ की फिक्र तो एक माँ ही समझ सकती है। हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन आज भी अकेली औरतों वाला घर देखकर सिक्ची भी अपने आप को पहलवान से कम नहीं समझते। गौरी जब नेहा जी का अंतरजातीय विवाह हुआ था, तब तुम और दिशा ही हिम्मत के साथ भाभी के साथ खड़े थे, चाची ने कहा। अरे चाची जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी, मियाँ की खुशी में ही हम सबकी खुशी थी, दिशा ने कहा। और भी कितनी ही घटनाएं हैं जो तुम बहनों ने हिम्मत दिखाई। गौरी तेरे ननद के ससुराल वाले जब उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, तब भी तूने ही उन्हें धमकाया था, तूने अपनी ननद को हिम्मत दी थी। जब ननद के ससुराल वालों ने देखा कि उनकी बहू अकेली नहीं है, तो उनके हौसले पस्त हुए थे, चाची ने कहा। अरे चाची मैं तो बस नंदोई जी को अपने पति होने का फर्ज याद दिलाया था, गौरी ने कहा। क्या कम हंगामा हुआ था तब, गौरी अतुल और मोहित तीनों एक तरफ हो गए थे। आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन तुम 5 ने ही कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे, चाची ने कहा। हाँ चाची मोहित भैया तो नाराज होकर चले ही गए थे, पूर्वी ने कहा। कैसे कहकर गए थे, अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दे, नेहा ने कहा। वही तो तुम चारों बहनों ने माँ को कंधा दिया था और गौरी ने मुखाग्नि, चाची ने कहा। और रिया ने तो स्वर्ग तो बेटा मुखाग्नि तभी मिलता है कि जब जवाब में कुछ अच्छी सी बात भी कही थी, चाची ने याद करते हुए कहा। आत्मा नर है ना, नारी जो बेटे जिंदा रहते माँ बाप का जीवन नर्क बना देते हैं, उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को स्वर्ग भला कैसे मिलेगा। हमारी माँ की अंतिम इच्छा तो हम बहनें पूरी करेंगी। रिया ने चाची की बात पूरी की।
बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो तुम, चाची ने कहा। चाची, बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारियां कर रखी हैं, गौरी ने कहा। हाँ चाची, मुझे तो भूख भी लग रही है, पूर्वी ने कहा। आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची के हाथ से गरम रोटी खा लो। वैसे भी हम औरतों को गरम रोटी कहाँ नसीब होती है, चाची ने कहा। क्यों चाची, मोहित भैया की पत्नी, आपकी बहू का क्या नाम है, बनाकर नहीं खिलाती क्या, नेहा ने कहा। अरे रीना, उसकी तो बात ही मत करो, वह तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वह तो बड़ी भाभी के कहने में ही चलती है। उसके दिमाग के टावर को सिग्नल वहीं से मिलते हैं। मोहित को गोद देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तुम बहनों का माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज पांचों बहनें कितने इत्मीनान से अपनी माँ के बनाए घर में बैठी हो। भाभी की आत्मा आपको देखकर कितनी खुश हो रही होगी, चाची ने कहा। चाची, ये सब बातें छोड़िए, मैं और दिशा रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटे को हाथ का ही खा लो, गौरी ने कहा। बहुत बनाने के बाद चाची मान गई थी। गौरी दिशा ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया। सब लोग खा ही रहे थे कि वो दोनों भी अपना खाना लेकर आ गए। गौरी अपनी चाची की तरफ से सबके लिए आइसक्रीम तो ऑर्डर कर दीजिए, मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर, चाची ने अंतिम ओर दौड़ते हुए कहा। बिल्कुल चाची। नेहा, तू जरा सबसे पूछकर आइसक्रीम ऑर्डर कर दे, गौरी ने कहा। खाने के बाद सबने आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। नेहा, मेरे लिए कैब भी बुक करवा दे, अब मुझे चलना चाहिए, चाची ने कहा। चाची, आपकी कैब 10 मिनट पे आ जाएगी, नेहा ने कहा। तुम पांचों बहनों को ऐसे अपने मायके में देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी। तुम्हारे इस मायके में मेरी इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना, चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा। कैसी बातें करती हो चाची, हम 5 नहीं 7 बहनें हैं, गौरी ने कहा। चाची, आपकी कैब आ गई है, नेहा ने कहा। अच्छा गौरी, चलती हूँ, चाची अपना बैग उठाकर चली गई। पांचों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थी। पांचों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हो कि हम पांचों बहनें अब दूसरे के लिए मिसाल हैं। नेहा, कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है, पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी, गौरी ने अंदर घुसते हुए पूछा। कल पांचों बहनें मायके से वापस अपने अपने ससुराल जाने वाली हैं। हाँ दीदी, कल सब अपनी अपनी ससुराल चले जाएंगे, अगली बार कई दिनों के लिए अपने मायके आएंगे, कहते हुए नेहा रो दी। चारों बहनों ने उसे गले लगाकर कहा, जब तक माँ का ये घर है और हम हैं, तब तक हम सब यहाँ आते रहेंगे, अभी हमारा मायका जिंदा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।